हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चा लोग, DNF ब्लॉक जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे टिपिकल चैप्टर था उसका आज ये आखिरी लेक्चर है, जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द F ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके 3 पार्ट जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट किया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है, जहां से आप पहले 3 पार्ट को अच्छे से देख के अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है बच्चा। और इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने NCERT के हर एक टॉपिक को एकदम बारीकी से सॉर्टिफाइड किया हुआ है, ताकि आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल पाए और आप इस चैप्टर में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कर पाओ। क्योंकि बुक के अंदर तो भाई साहब यह चैप्टर ऐसा लिखा गया है कि कोई पढ़ ही ना पाए। 10 मिनट के अंदर तो आप बुक बंद करने पे मजबूर हो जाओगे, इस तरह से सारी चीजें लिख के दी गई है। बट डोंट वरी बच्चा, आपके सर ने आपके लिए सब कुछ सिंप्लीफाइड कर दिया है। चलिए शुरू किया जाए। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसे हम कहते हैं बच्चे F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चा दिस आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और F ब्लॉक एलिमेंट। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 57 नंबर पे आता है लैंथेनम, उसके बाद यहां पर एक बड़ा सा गैप आता है 58 से लेके 71 नंबर का, और उसके बाद वापस 72 नंबर का एलिमेंट ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बेटा ट्रांजिशन मेटल है, और ये ट्रांजिशन मेटल के बीच में आने वाले एलिमेंट है, इसीलिए इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। राइट, ऐसी 2 सीरीज है बेटा। एक ये सीरीज है जो लैंथेनम के बाद आती है, इसको कहा जाता है लैंथेनॉइड्स, और दूसरी सीरीज आती है बच्चा 89 नंबर के एक्टिनियम के बाद। 89 नंबर पे एक्टिनियम है, उसके बाद आप पाओगे बच्चा कि 90 से लेके 103 तक गैप होगा, और फिर वापस 104 नंबर का एलिमेंट यहां आ जाएगा ऊपर। इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो ये दूसरी एक सीरीज जिसमें आपको एलिमेंट एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट नीचे मिलते हैं, जिस एलिमेंट को कहा जाता है बच्चा एक्टिनॉइड्स AC। इन सबको एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। तो आपको बच्चा 2 सीरीज मिलती है, एक मिलती है लैंथेनॉइड जो लैंथेनम के बाद आती है, दूसरी मिलती है एक्टिनॉइड जो एक्टिनम के बाद आती है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चा अपने अबाउट द लैंथेनॉइड्स। तो इनका बच्चा जनरल नाम है एलन, और एलिमेंट है बच्चा यहाँ पे सीरियम से लेके ल्यूटेशियम 57 से लेके 71 नंबर के एलिमेंट आते हैं लैंथेनॉइड्स में। राइट, चलो आगे देखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चा, बड़े ध्यान से देखना। तो लैंथेनॉइड का जो मेन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चा, वो है 4f। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके कौन से ऑर्बिटल में आएंगे, 4f में आते जाएंगे। बट 4f तब बढ़ता है जब पहले क्या बढ़ता है, बाहर का 6s बढ़ता है। राइट, ये aufbau रूल में आप सीखे होंगे। तो 6s में बच्चा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 6s के अंदर ऑर्बिटल आता है 5d, और उसके अंदर आता है 4f। राइट, तो सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं बच्चे, 4f में भरते हैं, 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन। एंड ओकेशनली आपको दिखेगा कि एक इलेक्ट्रॉन कुछ एलिमेंट में 5d ऑर्बिटल में भी होने वाला है। तो बेटा जहां जहां पे भी इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में होगा ना, वो कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एबनॉर्मलिटी है। क्योंकि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में 6s के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए, और 4f भरने के बाद इलेक्ट्रॉन d में आना चाहिए। बट कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हाफ फील्ड फुल फील्ड की स्टेबिलिटी को बनाने के लिए d में भी एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो वो सारे अपने मार्किंग करेंगे। राइट बेटा, बहुत बारीकी से पूरा लेक्चर हमें करना है। चलो मार्किंग करते हैं। तो देखो, जहां पे S2 है वहां प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये रहे आपके लैंथेनॉइड। शुरू कर रहे बच्चा आपने 57 नंबर से। एलिमेंट का नाम याद रखने की नेसेसिटी नहीं है इसके अंदर। तो देखो चलो, S2, अभी इलेक्ट्रॉन बच्चा S2 के बाद 4f में आना चाहिए था, बट इलेक्ट्रॉन S2 के बाद कहां पर है, 5d में है। 57 में 6s2 के बाद 4f1 होना चाहिए था, बट 5d1 है। तो सबसे पहले तो यही आ गया बच्चा एबनॉर्मल, विच इज योर लैंथेनम। इसीलिए लैंथेनम F ब्लॉक में नहीं है, लैंथेनम कहां पर है, ऊपर है D ब्लॉक में, क्योंकि लैंथेनम का इलेक्ट्रॉन D1 होता है, जो एक्चुअली एबनॉर्मल है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते। तो पहला बेटा एबनॉर्मल हो गया लैंथेनम। जहां जहां एबनॉर्मल होगा वहां वहां मैं सर्कल करूंगा। ठीक है,
चलो उसके बाद बच्चा देखो, पहला होना क्या चाहिए था, S2 F1 होना चाहिए था, नहीं है F1। उसके बाद होना चाहिए था F2 नहीं है, देखो F1 D1, तो ये भी आया बच्चा एबनॉर्मल, सीरियम भी एबनॉर्मल। चलो F2 के बाद आना चाहिए F3 परफेक्ट, F4 परफेक्ट, F5 परफेक्ट, F6 परफेक्ट, F7 परफेक्ट, F8 होना चाहिए था, बट F8 की जगह क्या है बच्चा, 4F7 5D1, तो एक और एबनॉर्मल आया गैडोलिनियम। गुजराती में कहते हैं गांडो, गांडो तो गांडो છે, याद रखना गांडो છે मतलब આની કોન્ફિગરેશન એબનોર્મલ છે। હું ગુજરાતી છું પણ એવું થઈ ગયું છે ને કે ગુજરાતી બોલવું થોડું ઓકવર્ડ લાગે છે वीडियो लेक्चરમાં। एनीवेज फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। तो देखो गैडोलिनियम में बच्चा होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था F8, बट क्या है यहाँ पे बच्चा D1 F7 है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, F8 होना चाहिए था, गड़बड़ है। उसके बाद F9 है, यस, F10 ओके, F11 ओके, F12 ओके, F13 ओके, F14 ओके, F14 के बाद D1 ओके। तो बेटा लैंथेनम में कहाँ कहाँ पे गड़बड़ आई थी, गड़बड़ आई एक लैंथेनम में, एक सीरियम में और एक गैडोलिनियम में। 3 जगह पे एबनॉर्मलिटी आपको याद रखनी है, क्योंकि पूछा जाता है एबनॉर्मलिटी ही, नॉर्मल इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से नॉर्मल पॉइंट्स की वैल्यू नहीं है, पूछा जाएगा तो एबनॉर्मलिटी ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अब +2 आयन देखो, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं बच्चा। कहाँ से निकालोगे, बाहर के S में से, पूछने वाली बात है। चलो S के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए नॉर्मल, S के 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे देखो S के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे ही बच्चा, ये जो 4F1 D1 होना चाहिए था ना, उसकी जगह पे दोनों इलेक्ट्रॉन F2 में आ गए। तो ये एक और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मार्किंग कर सकते हो, कि जो इलेक्ट्रॉन S में से 2 इलेक्ट्रॉन +2 चार्ज है, तो S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसके बाद D1 की जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया कि F2 हो गया। देन सी दिस F3 F4 F5 F6 F7, राइट। यहाँ पे F8 की जगह पे क्या है, D1, तो ये तो एबनॉर्मल है, पहले ही मार्क करा है। F8 के बाद आगे देखो तो F9 10 11 12 13 14 D1 सही है सब कुछ। चलो +3 चार्ज देख लेते हैं। +3 मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, एक और निकालो। D गया, क्या बचा 4F0, एक और यहाँ से गया F1, एक और गया F2 F3 F4 F5 F6 F7। तो देखो बेटा +3 स्टेट के अंदर ना बहुत जबरदस्त, F3 के +3 चार्ज के अंदर देखो बहुत जबरदस्त नॉर्मलिटी है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है +3 चार्ज में, ठीक है। F7 के बाद आगे भी देखो नॉर्मल 8 9 10 11 12 13 14। तो ये +3 जो है ना, वही इनका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, अभी आगे आएगा। तो क्लियर बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितने एलिमेंट है लैंथेनॉइड्स में, लैंथेनॉइड्स में है आपके पास सीरियम से ल्यूटेशियम 57 से 71। इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे बेटा, लैंथेनम में अंदर के 4F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉन 4F में, और ओकेशनली इलेक्ट्रॉन D में भी देखने मिलेगा, किस किस के अंदर, लैंथेनम, सीरियम और गैडोलिनियम के अंदर। चले आगे बढ़ते हैं, ओके। सी मैंने सारे पॉइंट्स रखे बच्चा, सारे पॉइंट्स सॉर्टिफाइड करके, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, एवरीथिंग, इतना आपको कंप्लीट करना है आज की क्लास में यहाँ तक, ओके। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि हमें कितना काम करना है। थोड़ा मेरा कैमरे का एंगल इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ना कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं है बच्चा, गरीब से तुम्हारे सर, तुम्हारे लिए जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। थोड़ा इस पर कोशिश करता हूँ मैं एंगल बनाने की, हो गया, नाउ इट लुक्स बेटर। चलो ओके, आ जाओ बेटा, कंटेंट इंपॉर्टेंट है ना, क्लैरिटी का क्या करोगे, क्लियर तो है ही सब कुछ, आई होप। चलो आ जाओ बच्चा, एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज। द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम, इसे कहते हैं बच्चा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हमने आगे भी सीखा था, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चा। तो होता क्या है, देखो लैंथेनम में बाहर का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 6s2 में है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं, अंदर के 4F ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक के बाद एक आते जा रहे हैं। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना सेंटर में पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता जाएगा, प्रोटॉन भी तो आएंगे ना। अब होता क्या है, ये F ऑर्बिटल बहुत बड़ी साइज का है, तो इसीलिए ये F ऑर्बिटल ना बाहर के S ऑर्बिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने बड़े साइज का ये ऑर्बिटल है, राइट, के इधर लगे हुए 10-12 वॉचमैन इतनी बड़ी फील्ड को कवर नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये बाहर के S वाले के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा।
और इसीलिए साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिसे कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी असर लेंथेनॉइड के बाद आने वाला एलिमेंट हाफनियम के ऊपर देखने मिलता है। बोलो, देखना इसके बाद होगा। द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज नॉट क्वाइट रेगुलर, क्योंकि देखो यहाँ पे ना बाहर का एस ऑर्बिटल आपको देखना है, इसीलिए नॉर्मलिटी आपको नहीं मिलेगी। सबसे लार्जेस्ट कौन है, ये सब में मगजमारी इसकी होगी, यूरोपियम की। ये यूरोप वालों की सब में मगजमारी है। यूरोपियम का सबसे बड़ा साइज होता है 199 पिकोमीटर। चलो, रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ +3 आयन। देखो +3 आयन का डिक्रीज कैसा है, रेगुलर है, क्योंकि +3 आयन बनने के बाद तो बच्चा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि आपने क्या देखा कॉन्फ़िगरेशन में कि +3 वाले के तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत यूनिफॉर्म है, और अब इस बाहर s में कुछ है भी नहीं। अभी तो साइज कौन डिसाइड करेगा, f ऑर्बिटल ही डिसाइड करेगा, बिकॉज s तो पूरा खाली हो चुका है बाहर का। तो अभी साइज कौन डिसाइड करेगा, 4f खुद डिसाइड करेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो +3 वाले की साइज एकदम रेगुलर डिक्रीज होती है। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू द इम्परफेक्ट शील्डिंग of one electron by another in the same subshell। अब होगा क्या, अब मान लीजिए कि बहुत बड़ा खेत लिया आपने और उस खेत में आपने 3 ही वॉचमैन बिठाए। अब होगा क्या, एक वॉचमैन को बेचारे को कोई आके मार जाए तो दूसरे तीसरे वॉचमैन को पता भी नहीं चलेगा कि उधर उसको मार पड़ा है। ऐसा ही सेम होता है कि इतना बड़ा f ऑर्बिटल है कि उसमें रहे हुए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को भी स्क्रीन शील्डिंग नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए सेंटर का अट्रैक्शन बढ़ता ही जाएगा और साइज घटती जाएगी, है ना। The shielding of one 4f electron by another is less than that by one d electron by another with increase in nuclear charge। तो जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है इस पे कि 4f के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शील्ड नहीं कर पाएंगे। तो there is a fairly regular decrease in the size with increase in atomic number। समझ आई बात आपको? आगे देखो, चलो। Lanthanoid contraction बेटा, this lanthanoid contraction causes the radius of member of the third transition series very similar to those of corresponding member of the second transition series। ऐसा क्या लिखा है सर, ये सब समझ नहीं आ रहा हमें। 3D सीरीज 4D सीरीज क्या चल रहा है, बताते हैं, रुको जरा। तो देखो बेटा, मेरी बात समझो ध्यान से। ये है आपका लेंथेनम, ये है हाफनियम, उसके बाद जो भी आपकी सीरीज होती है टेल्यूरियम एंड ऑल। अब यहाँ पे बीच में आया आपके पास कौन से एलिमेंट बच्चा, 14 एलिमेंट आए लेंथेनॉइड के। और उधर क्या हुआ बच्चा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। हुआ कि नहीं, साइज यहाँ पर डिक्रीज हुई। अब होता क्या है, इसके ऊपर जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, यट्रियम जिरकोनियम। ये है बेटा आपका सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, डी ब्लॉक का सेकंड सीरीज। और ये है बच्चा आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब ना यूजुअल ट्रेंड क्या कहता है बच्चा, यूजुअल ट्रेंड ऐसा कहता है कि जब भी आप किसी ग्रुप में नीचे आओगे तो साइज बढ़ना चाहिए। ये सर हम 11th में सीखे हैं कि ग्रुप में नीचे जाएंगे तो नए नए ऑर्बिट आते जाएंगे, साइज बढ़ता जाएगा। बट जब आप इन दोनों का साइज देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होगा। इवन जिरकोनियम का साइज 1 पिकोमीटर ज़्यादा है, जिरकोनियम का साइज 160 पिकोमीटर है, तो हाफनियम का साइज बढ़ने की वजह से ना 1 पिकोमीटर डिक्रीज हो रहा है। और इसके डिक्रीज होने का रीज़न क्या है बच्चा, इसके डिक्रीज होने का रीज़न है इसके आगे आने वाले ये 14 एलिमेंट जो साइज को दबा दे रहे हैं, और इसके साइज को दबाने की असर आगे जो एलिमेंट है उनके ऊपर भी देखने मिलेगा। और इसीलिए ये सेकंड ट्रांजिशन के सारे एलिमेंट जितने भी है यहाँ पे और उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट, उनका साइज ऑलमोस्ट कैसा है, सेम है। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एक असर है जो आगे के एलिमेंट पे देखने मिला। आई बात समझ में, क्लियर? तो बेटा यही पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। आप पढ़ना एक बार इस पैराग्राफ, क्लियर हो गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो बेटा लेंथेनम जनरली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अगर बाहर के दोनों 6s को निकाला, राइट, अंदर क्या है बच्चा 5d है और उसके अंदर क्या है 4f है, राइट। अगर बाहर के 2s को निकाला तो लेंथेनम +2, और अगर बाहर के 2s और अंदर से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो +3। और ये +3 को सर ने इसलिए बोल्ड करा है क्योंकि +3 इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो लेंथेनम का बच्चा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +3 है। ओकेशनली +2 एंड +4 आयन भी आपको देखने मिलेंगे इन अ सोल्यूशन और इन अ सॉलिड कंपाउंड। ओकेशनली, मेजॉरिटी +3 में ही होता है सब कुछ, राइट। सीरियम 4 देखो, सीरियम 4 इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन
एंड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन +3। तो होगा क्या बच्चा, सीरियम अगर आप ले जाओ +4 में, सीरियम +4 का कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। देखो सीरियम में कितने एलिमेंट आ जाओ यहाँ पे, चलो सीरियम के अंदर बाहर क्या इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 1 2 3 4, चारों को निकाल दो तो क्या बच गया, नोबल गैस बच गया आगे, राइट। तो सीरियम का +4 करोगे ना तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा बच्चा, नोबल गैस आएगा। बट सीरियम थेरा 4f सीरीज का एलिमेंट, +4 उसका स्टेबल स्टेट है ही नहीं, भले नोबल गैस स्टेट है तो भी वो स्टेबल नहीं है, तो वो वापस कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, +3 में ही आ जाएगा, जो इसका एक्चुअल में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है पूरे लैंथेनॉइड्स का। तो सीरियम +4 से +3 बन जाएगा, खुद को वापस रिड्यूस करके डाउन करेगा, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। इसीलिए सीरियम +4 कैसा है नेचर में, ऑक्सीडाइजिंग है, राइट। वो दूसरे को क्या कर देगा बच्चा, सीरियम वाला दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद को रिड्यूस करेगा। आगे देखो, चलो कितना है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, देखो बहुत ज़्यादा है, +1.74, विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज इवन वाटर। सीरियम +4 पानी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि पानी का पोटेंशियल करीब 1.33 के आजू बाजू होता है और इसका पोटेंशियल 1.7 के आजू बाजू है। तो ये पानी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट स्लोली, राइट। इट कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज इज वाटर। चलो, सीरियम 4 इज ऑल्सो अ वेरी गुड एनालिटिकल रिएजेंट। तो ये पूरा पैराग्राफ किसके बारे में बच्चा, सीरियम +4 के बारे में है। चलो आगे देखो, PR, neodymium, terbium and dysprosium also exhibit +4 state but only in oxide MO2, राइट। तो किस किस के ऑक्साइड बनेंगे बच्चा, प्रोमिथियम PrO2, नियोडियम NdO2, टर्बियम TbO2 एंड डिस्प्रोशियम DyO2। तो इन सब में भी आपको +4 स्टेट देखने मिल सकता है। चलो आगे देखो, अभी एब्नॉर्मलिटी आई बच्चा, यूरोपियम +2, इसमें F7 है, राइट। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, चेंजिंग टू द कॉमन +3 स्टेट, वही बात होनी है ना। देखो अगर आप यूरोपियम में जाओगे ना, देखो यूरोपियम कहाँ है, तो ये रहा, यूरोपियम में क्या है बच्चा, F7D2, F7S2 निकाल दो, क्या बचा, F7 क्योंकि सर हाफ फील्ड है, स्टेबल है, मैं भी कहूँगा हाँ भाई स्टेबल तो है, बट तो भी वो इतना स्टेबल नहीं है जितना लैंथेनॉइड का +3 स्टेबल होता है। सो हुआ क्या बच्चा, यहाँ पे यूरोपियम +2 में F7 बना, बट वो वापस अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा जो पूरे ग्रुप के पास है +3। तो ये खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसीलिए यूरोपियम +2 कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। सिमिलरली यट्रबियम, लास्ट एलिमेंट, यट्रबियम +2 करोगे ना तो उसमें F14 बनेगा, बट ये भी उसका कॉमन स्टेट नहीं है, उसका कॉमन स्टेट +3 होना चाहिए। तो भाई साहब +2 से +3 में आएंगे, खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे, तो ये भी कैसा है, नेचर में रिडक्टेंट है। वाइल टर्बियम +4 F7 है, तो ये भी स्टेबल हो गया ना, F7 टर्बियम +4। देखो टर्बियम में जाओ तो TB हुआ है किसी को, टर्बियम F4, ये देखो टर्बियम क्या करेंगे अपने, अगर +4 स्टेट करें, +4 +3 ऑलरेडी F8 हो चुका है, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितना हो गया, +4, क्या हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो F7, आप बोलोगे सर स्टेबल है, बट इससे स्टेबल स्टेट इसका होता है +3, इसका स्टेबल स्टेट +3 ही होता है सारे लैंथेनॉइड का। तो अगर बच्चा ये +4 में आ भी गया तो खुद क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो एक सिंपल सा बच्चा कॉमन पॉइंट याद रख लेना, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना कि लैंथेनॉइड के अंदर जो भी बच्चा +4 स्टेट में है ना, वो खुद को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, और जो भी +2 स्टेट में है वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो ये बेटा आप लोग थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है, ताकि आपके ना सारे कॉमन पॉइंट्स कवर हो जाए इसके अंदर, राइट। आपके सारे कॉमन पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इसमें। चलो आगे देखते हैं, व्हाट नेक्स्ट वी हैव। चलिए, सिमिलरली समैरियम इज अ वेरी मच लाइक यूरोपियम, एग्जिबिटिंग +2 एंड +3। तो याद रखना बच्चा, समैरियम एंड यूरोपियम दोनों एग्जिबिट करेंगे +2 एज वेल एज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मुझे देखते जाना पड़ेगा भाई, बीच में कोई रिएक्शन तो नहीं दिया है ना, नहीं तो मेरे बच्चे फंस जाएंगे, फिर नहीं दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हो चुका है, आगे बढ़िए। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स।
सब ऐसे ही दिया है। मैं टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ आपको दिखाऊं, देखो ऐसा लिखा है टेक्स्ट बुक में, जहां कहां से शुरुआत कहां पे खात्मा नो वन नोस। अभी देखो इसी चीज को मैंने सॉर्टिफाइड कर दिया, देखो पॉइंट वाइज, राइट, ताकि आपको इजीली याद रह जाए सब कुछ, है ना। मैं इसीलिए कहा था ना मुझे डीएफ ब्लॉग लाने में टाइम लगा, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन ही बहुत टाइम खा गया। मैं समझ लो एक बात, मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं पूरे दिन यूट्यूब पे काम नहीं करता हूँ। मैं खाली सुबह जो 2-2.5 घंटे मिलते हैं ना, उसी में यूट्यूब पे काम करता हूँ। उसके सिवाय तो मेरे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, तो 1-1:30 बजे ऑफलाइन वाले बच्चे आ जाते हैं, फिर वो रहते हैं 8:30 बजे तक। करीब 300 बच्चे पढ़ते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, राइट। तो इसीलिए सुबह जितना टाइम मिल पाता है, जो टाइम मिल पाता है, उसमें मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तो बेटा सारे के सारे सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स, एंड दे ऑल टार्निश रैपिडली इन एयर, उनके सरफेस खराब हो जाएंगे एयर में रखते ही। द हार्डनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कौन स्टील जितना हार्ड है? समैरियम। समैरियम एसएम बीइंग स्टील हार्ड, समैरियम स्टील जितना हार्ड है। आगे मेल्टिंग पॉइंट रेंजेस बिटवीन, चलो क्या रेंज है भाई मेल्टिंग पॉइंट का? बहुत ज्यादा है, देखो 1000 to 1200 केल्विन, बट इसमें भी समैरियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 1623 केल्विन, राइट। आगे दे ऑल शोज टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर, बीसीसी एफसीसी वाले स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे सारे। दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंजेस स्मूथली एक्सेप्ट यूरेनियम पे यूरोपियम पे गड़बड़ होगी एंड यूट्रिबियम पे गड़बड़ होगी, एंड ओकेशनली गड़बड़ कहाँ देखने मिलेगी? समैरियम एंड टीएम। टीएम कौन सा एलिमेंट? थुलियम, थुलियम के ऊपर। इसके नाम इतने खतरनाक है ना सारे, ओके। सो डेंसिटी रेगुलरली वेरी होगी, बट गड़बड़ कहाँ पे आएगी? यूरोपियम, यूट्रिबियम, समैरियम एंड थुलियम। आगे lanthanum +3, they are usually colored both in solid state as well as in aqueous solution due to the presence of electrons। अब यहां पे आया कौन कलरलेस है? तो lanthanum +3 एंड lutetium +3। रीजन बड़ा सिंपल सा है बच्चा, क्योंकि lanthanum +3 का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे ना, तो उसका F पूरी तरह से खाली है, तो वो FF ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। जब FF ट्रांजिशन होगा तो वो पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसमें FF ट्रांजिशन नहीं होता है, ठीक है बच्चा। सिमिलरली लुटेशियम भी अगर आप +3 करोगे ना, तो पूरा F14 आएगा बच्चा, F पूरी तरह भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये दोनों कैसे बच्चा? कलरलेस है। बाकी सब में आपको कलर देखने मिलेगा। आगे lanthanum +3 आर यूजुअली पैरामैग्नेटिक, एक्सेप्शन F0, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें नहीं है अनपेड? सो F0 टाइप में lanthanum +3, सीरियम +4, एंड पूरा भरा हुआ F14, यूट्रिबियम +2 एंड ल्यूटेशियम +3। तो इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायामैग्नेटिक है, बाकी सारे पैरामैग्नेटिक है। आगे चलो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है लगभग 600 किलो जूल के आजू बाजू। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है लगभग 1200 किलो जूल के आजू बाजू, एंड दिस इज कंपेरेबल विद दोज ऑफ कैल्शियम। आया ना इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो बच्चा ये लैंथेनॉइड की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 600 किलो जूल है, एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1200 किलो जूल है, जो करीब किसके पास है? कैल्शियम के पास है। याद रखना है बात, किसके पास है भाई? कैल्शियम के पास है। ओके, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी लो फॉर, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी लो फॉर व्हाट एलिमेंट्स? लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम। वाई सो? वेरी सिंपल, तो जब आप बच्चा लैंथेनम बना दोगे +2, तो लैंथेनम +2 स्टेट में क्या बनेगा? D1 बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ही बचा है ना, आराम से निकल जाएगा। सिमिलरली गैडोलिनियम जब आप करोगे ना, गैडोलिनियम जब आप +2 आयन बनाओगे ना, तो आपने S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बचे होंगे बच्चा F7 एंड D1 गैडोलिनियम में। तो गैडोलिनियम भी अगर एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो F7 बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए गैडोलिनियम का भी थर्ड एंथैल्पी बहुत कम है। एट द सेम टाइम ल्यूटेशियम में, चलो ल्यूटेशियम बच्चा, ल्यूटेशियम लास्ट एलिमेंट है, तो जब ल्यूटेशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका होगा, उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा F14D1, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और F14 बन जाएगा, जो स्टेबल है। तो इन तीनों के लिए आपका
थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है। इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट, स्टील हार्ड कौन है, समैरियम, समैरियम का मेल्टिंग पॉइंट कौन है 1623। एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन है कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनॉइड्स इज सिमिलर टू व्हाट एलिमेंट, कैल्शियम। चलो आगे, रीजन क्या है बच्चा, द एक्सचेंज एंथैल्पी कंसिडरेशन अपीयर टू इम्पार्ट अ सर्टेन डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। तो किसको स्टेबिलिटी मिलती है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फील्ड एफ ऑर्बिटल्स, ये हमें पता है राइट। तो इसीलिए आप एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको भगा दो, तो यहाँ पे F0 हो जाएगा स्टेबल, F7 स्टेबल, F14 स्टेबल। क्लियर बच्चा, मैं जानना चाहता हूँ कि F ब्लॉक किसी ने मेरे जितने डिटेल में कराया है, अब बहुत लोग कराएंगे, अगर मेरा ये लेक्चर चल गया ना उसके बाद बहुत सारे लोग कराएंगे, बट मैं जहाँ तक स्टडी कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर F ब्लॉक में कोई इतने डिटेल खास लेक्चर किसी ने रखे नहीं है ना, सबने जेई करके खाली MCQs डाले हुए हैं। चलो आगे देखते हैं। In their chemical behavior in general, the earlier member of the series are quite reactive, similar to calcium. But with increase in atomic number, they behave more like aluminium. गज्जब का पॉइंट आया, देखो लैंथेनॉइड्स में स्टार्टिंग के एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करेंगे, कैल्शियम की तरह, और आगे वाले सारे एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करेंगे, एल्यूमिनियम की तरह। है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, है कि नहीं। चल आगे। सो लैंथेनम बच्चा +3 स्टेट एक्वियस स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके लैंथेनम बना लेगा, और रिडक्शन पोटेंशियल है इसका -2.2 से -2.4। यहां भी ध्यान रखना यूरोपियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, -2 है। देखो बेटा सारे रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, नेगेटिव पोटेंशियल मतलब रिडक्शन नहीं हो पाएगा राइट, रिडक्शन नहीं हो पाएगा मतलब ये Ln+3 ही कैसा है, स्टेबल है, क्योंकि ये रिड्यूस होने वाला नहीं है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है राइट। किसका रिडक्शन पोटेंशियल -2 है, तो यूरोपियम का, बाकी सबका -2.2 से -2.4। क्लियर है इतना। चलो बच्चा कौन कौन से रिएक्शंस दिए हुए हैं लैंथेनम के, लैंथेनॉइड्स के, तो बहुत सिंपल सा है। लैंथेनम ये आप समझ लो कैल्शियम है, समझ लो क्या है, ये कैल्शियम है। तो कैल्शियम के जैसे ही सारे रिएक्शन आपको हर जगह दिए हुए हैं, और कुछ रिएक्शन एल्यूमिनियम की तरह दिए हुए हैं। चलो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चा इसका, +3 दिख रहा है कलर आपको बीच में, हाँ। चलो +3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, Ln2O3, कंबशन करोगे तो। चलो एसिड के साथ क्या रिवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस, सारे मेटल करते हैं भाई, सिंपल सी बात है। लैंथेनम को हेलोजन से कंबाइन करोगे तो क्या बनाएगा, LnX3 हैलाइड, ट्राईहैलाइड। लैंथेनम को पानी में डालोगे तो भाई एल्यूमिनियम कैल्शियम को पानी में डाल के क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है ना, तो ये भी बनाएगा हाइड्रोक्साइड, LnOH ट्राइस। चलो लैंथेनम को कार्बन के साथ कंबाइन करोगे कितने टेम्परेचर पे, 2773, तो ये बनाएगा लैंथेनम कार्बाइड, LnC2। तो कितने टेम्परेचर पे ये कार्बन के साथ कंबाइन होता है, 2773 केल्विन। नाइट्रोजन के साथ गर्म करोगे लैंथेनॉइड नाइट्राइड बनाएगा, नाइट्राइड Ln+3, नाइट्रोजन -3। एंड सल्फर के साथ गर्म करोगे तो Ln2S3 बनाएगा। तो आप 1-2 बार इसको रिवाइज करना, ये कंपैरेटिवली सिंपल है राइट, नोट्स का लिंक मैंने दे दिया आपको ऑलरेडी। चलो लैंथेनॉइड्स कंबाइन विद हाइड्रोजन व्हेन जेंटली हीटेड इन द गैस, तो हाइड्रोजन के साथ भी वो कंबाइन होगा, वो रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। सो इट कंबाइन विद द हाइड्रोजन। द कार्बाइड्स Ln3C, Ln2C3 and LnC2. These carbides are formed when metals are heated with carbon. They liberate hydrogen gas from dilute acid and they burn in halogen to form halides. सब यहाँ पे लिखा ही हुआ है। They form oxides of M2O3 type and hydroxide of MOH thrice. The hydroxides are definite compound and not just hydrated oxide. मतलब ये proper एक compound बना हुआ है, कोई सिर्फ hydrated oxide नहीं है, right? They are basic like alkaline earth metal oxides and hydroxide, right? तो ये हाइड्रोक्साइड कैसा है बच्चा, बेसिक है, और ये डिफाइनाइट कंपाउंड है राइट, कोई खाली ऐसा नहीं है कि भाई ऑक्साइड के साथ पानी जुड़ा हुआ है, इट्स नॉट लाइक दैट, ये प्रॉपर हाइड्रोक्साइड है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट नेक्स्ट वी हैव, यूजेस क्या है बच्चा लैंथेनॉइड्स के, तो लैंथेनॉइड के यूजेस, प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील्स, alloy steels for which purpose, for plates and pipes. मिश मेटल, ये तो बहुत पूछा जाता है बच्चा, 1000 बार पूछा गया अभी तक ये। मिश मेटल में लैंथेनॉइड के मेटल डाले जाता है 95%,
और बाकी अराउंड 5% रहता है कार्बन एंड सॉरी बाकी 5% रहता है आयरन। तो 95% लैंथेनॉइड के एलिमेंट है और 5% उसमें डाला जाता है आयरन, साथ में डाला जाता है उसमें थोड़े बहुत ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। याद रखना सबको। तो पायरोफोरिक मिश मेटल, बेसिकली मिश मेटल इज अ मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड्स, आयरन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस तो है ही नहीं सर, क्या गलत बात कर रहे हो। ओके, लैंथेनॉइड्स, आयरन, सल्फर, कार्बन, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम एल्यूमिनियम इजीली याद हो जाएगा बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी कैल्शियम एल्यूमिनियम जैसी है सबकी। तो कैल्शियम एल्यूमिनियम डालना है, साथ में डालना है सल्फर एंड कार्बन, राइट। चलो, मिश मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय। मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा। मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट, शेल्स एंड लाइटर फ्लिंट। आएगा एक मार्क में। लाइटर फ्लिंट में क्या यूज होता है? मैग्नीशियम बेस्ड मिश मेटल, लाइटर फ्लिंट, राइट, एंड बुलेट्स एंड शेल्स। Mixed oxide of lanthanoid, they are catalyst in petroleum cracking oxide, right, and some individual lanthanum oxides, right, phosphorus in television screens and similar fluorescent screens। तो तीन ही यूज दिया है बच्चा, alloy steels, मिश मेटल, मैग्नीशियम बेस्ड मिश मेटल यूज हो जाएगा आपका, क्या लिखा हुआ, बुलेट, शेल एंड लाइटर फ्लिंट में। मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब दो ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड ऑक्साइड यूज होता है पेट्रोलियम क्रैकिंग में, और कुछ इंडिविजुअल ऑक्साइड का यूज है इसके अंदर फॉस्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन। तो ये हो गया बच्चा आपका लैंथेनॉइड का, मतलब एफ ब्लॉक का पहला सीरीज जिसे हम कहते हैं लैंथेनॉइड्स। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे एक्टिनॉइड्स। कितने स्लाइड का है बच्चा एक्टिनॉइड्स? 1 2 3 4 5 6 स्लाइड बचे बेटा आपके लिए, 7 8 8 स्लाइड है अभी तो भाई। आए सर यार, आप भी खाली खाली हमका उम्मीद दे रहे हो कि हो गया हो गया हो गया। अब जितना कंटेंट है जो है करना तो पड़ेगा ना। कितने लोग मानते हैं कि पानी बैठ के ही पीना चाहिए? मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया, क्रिकेट खेलने भी जाते हैं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बैठ के ही पानी पीते हैं, और ऐसा कहते हैं कि अगर खड़े खड़े पानी पिएंगे तो उसका असर सीधा घुटने पे होता है। अगर आपको कुछ साइंटिफिक रीजन पता हो उसका तो आप बताना मुझे कमेंट में। चलो आजा बच्चा एक्टिनॉइड सीरीज, नेक्स्ट सीरीज, कलर वही रखते हैं। चलो एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स में है बच्चा आपके पास थोरियम से लेके लोरेंशियम, राइट। एंड एक बात आपको याद रखनी है, एक मार्क का क्वेश्चन, 103 नंबर का जो एलिमेंट है लोरेंशियम, उसका हाफ लाइफ भी है 3 मिनट, याद रह जाएगा ना। लोरेंशियम 103 नंबर और उसका हाफ लाइफ क्या है बच्चा? 3 मिनट है, मतलब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हर 3-3 मिनट में उसकी क्वांटिटी आधी होती जाएगी, किसकी? लोरेंशियम की। चलो कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चा? तो बाहर का ऑर्बिटल क्या रहेगा? 7s, 7s के अंदर होगा 6d, और एक्चुअल में कौन भरेगा? 5f, राइट। तो लैंथेनॉइड्स में भरा था 4f, एक्टिनॉइड में कौन भरेगा? 5f। बट 5f में इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब पहले बाहर क्या भरा होगा? 7s। अब 7s के बाद इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कहां आना चाहिए? 5f में, बट ओकेशनली कुछ कुछ एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन d में भी देखने मिलेगा, और जहां जहां इलेक्ट्रॉन d में आया वहां वहां एबनॉर्मलिटी होगी। चलो मार्किंग करते हैं बच्चा एबनॉर्मलिटी। अब हमारे सर ने हमको 12th स्टैंडर्ड में सिखाया था, इस सीरीज का नाम थोप्रोयूनेप्लू, थोप्रोयूनेप्लू अमेक्यू बर्केली के आयन फर्मी मैंडे नोबेलो। ऐसे हमारे सर ने हमको याद रखा है था, अभी तक मुझे याद है 10 साल हो गए उस बात को, 12 साल हो गए, 12 साल। हाँ, थोप्रोयूनेप्लू, थोप्रोयूनेप्लू, देखो थोप्रोयूनेप्लू अमेक्यू, थोप्रोयूनेप्लू अमेक्यू बर्केली के आयन फर्मी मैंडे नोबेलो, बर्केली के आयन फर्मी मैंडे नोबेलो। सो इट्स लाइक थोप्रोयूनेप्लू अमेक्यू बर्केली के आयन फर्मी मैंडे नोबेलो, मान लो स्पेनिश लैंग्वेज है। थोप्रोयूनेप्लू अमेक्यू बर्केली के आयन फर्मी मैंडे नोबेलो, ट्राई करो, चलो बोलो साथ में, थोप्रोयूनेप्लू
अमे क्यू बर्केली के आयन फर्मी नोबेलो थोप्रो यूने प्लू अमे क्यू बर्केली के आयन फर्मी नोबेलो। चलो एनीवेज बच्चा एलिमेंट है आपके 91 से लेके 103, राइट 91 से नहीं होगा, 90 से 103 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। दिस इज 90 टू 103, एलिमेंट नंबर 90 टू 103। चलो बेटा शुरू करते हैं, कहाँ कहाँ पे एबनॉर्मलिटी मार्किंग करनी है आपको, ठीक है। अब ये एक्टिनियम यहाँ पे नहीं आना चाहिए, बत्ती के लिख दिया है, कोई बात नहीं। इवन एक्टिनियम में भी गड़बड़ है, क्योंकि एक्टिनियम में 6s 7s के बाद 7s के बाद इलेक्ट्रॉन 5f में होना चाहिए था, 6d में है। गड़बड़ दया गड़बड़, मार्क कर इसको। चल तो एक्टिनियम को D1। अब उसके बाद देख थोरियम में F2 होना चाहिए ना, D2 है, F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डबल स्टार मार्क करेंगे इसको। ये थोरियम एक ऐसा F ब्लॉक एलिमेंट है जिसके F में ही इलेक्ट्रॉन नहीं है। आगे चलो, ये होना चाहिए था F1, ये F2, फिर होना चाहिए था F3। देख F3 नहीं है, इधर भी D में इलेक्ट्रॉन आया, ये भी एबनॉर्मल। फिर होना चाहिए F4, इधर भी नहीं है, ये भी एबनॉर्मल। फिर होना चाहिए F5, इधर भी नहीं है, ये भी एबनॉर्मल। तो पहले पांचों के पांच एबनॉर्मल है नेपच्यूनियम तक। आगे फिर उसके बाद होना F5 होना चाहिए था, F1 F2 F3 F4 F5 F6 ओके नॉर्मल, F7 नॉर्मल, F8 होना चाहिए था, ये भी गड़बड़ आई। किसमें गड़बड़ आई? क्यूरियम में, राइट। चल आगे, F8 के बाद होना चाहिए F9 F10 F11 F12 F13 F14 एंड देन F14 के बाद D1। बाकी ये सब सही है, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा कहीं पे भी। चल थोड़ा आयन चेक कर ले, तो +3 आयन चेक कर बेटा। +3 तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, F0। अब यहाँ देख, 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकले ना, D1 नहीं बचा, कहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन? 5f1 में आ गया। देख ये आगे भी हुआ था बेटा, अब ये सब तुमको डेटा याद रखना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये नोट्स डाउनलोड कर लेना। देख D2 की अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो D1 में रहना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? F1 में आ गया आगे। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आप +3 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, F2 F3 F4 F5 F6 F7 सब सही चल रहा है, राइट। देन अब सब कुछ सही है यहाँ पे। चलो +4 आयन देखो, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, +4। इसके पास तो ऑलरेडी कुछ है नहीं, है तो +4 बनाएगा नहीं। ये एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो F0, ठीक है सब नॉर्मल है। F0 1 2 3 4 5 6 सब ओके, राइट। 7 8 9 10 11 12 13। तो बेटा जितना मैंने यहाँ पे मार्किंग करा है ना, उतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 1 मार्क के MCQ में, 2 मार्क के क्वेश्चन में, कहीं पे भी आ सकता है ये सब चीज़ें, ठीक है। चल आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आयोनिक साइज, सो देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज in the size of atoms as well as M+3 ion across the series। और इसका रीजन क्या है बच्चा? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन तो किस में है? 7s में है, और इलेक्ट्रॉन अंदर किस में भरे जा रहे हैं? 5f के अंदर भरे जा रहे हैं। तो ये कोई इतना अच्छे से स्क्रीनिंग तो दे नहीं पाएगा। ये जो साथ में सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे बच्चा? सिंपली एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम कहेंगे, राइट। The contraction is however greater from the element to element in this series, resulting from the poor shielding by 5f electron, right। तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने मिलेगा बिकॉज ये स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर रहेगा, बहुत बड़े साइज का ये फील्ड है, राइट। आगे देखो, चलो चलो बेटा अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। अब लैंथेनम के अंदर तो एक ही स्टेट था +3, अगर कोई +2 हुआ तो वो भी +3 बन गया, अगर कोई +4 हुआ तो वो भी +3 बन गया। यहाँ पे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, चेक करो। चलो कौन कौन सा यहाँ पे बच्चा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। कोई एक केमिकल रिएक्शन भी यहाँ शायद आता है एक्टिनॉइड्स में, है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है। चलो लेट्स चेक आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चा। तो देखो +3 सबके पास है, +3 किसके पास नहीं है? थोरियम के पास। यहाँ पे गैप है, उसको मैं स्टार कर रहा हूं। थोरियम +3 डज नॉट एग्जिस्ट। थोरियम +3 एक्सिस्ट नहीं कर रहा है। थोरियम का एकमात्र स्टेट है +4। उसके बाद आ गया प्रोटेक्टेनियम 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 6 7, प्लूटोनियम 3 4 5 6 7, फिर वापस कम नंबर कम हुए।
अब इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अमेरिशियम 3 4 5 6, क्यूरियम 3 4, बल्केलियम 3 4 एंड उसके बाद सारे के पास एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो है +3। तो यहाँ तक आपको ये दोनों को ध्यान रखना है, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, ये दोनों के पास के स्टेट अप टू 7 है, राइट। उसके जस्ट बाजू वाले दोनों यूरोपियम एंड अमेरिशियम, यूरेनियम एंड अमेरिशियम 6 तक है, राइट। उसके बाद यहाँ 5 है, बट इधर 5 नहीं है, इधर 4 ही है, राइट, क्यूरियम में, और बर्केलियम में 3 4। तो इस तरह से ये ऑर्डर जा रहा है आपका, एंड देन सारे 3 वाले हैं उस तरफ, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज करना बच्चा। आगे, ग्रेटर द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आई, आगे में तो नहीं आई थी। तो इतने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का पीछे का रीजन है कि जो बाहर के ऑर्बिटल्स है 7s 5d एंड 7s 6d एंड 5f, बाहर कौन सा ऑर्बिटल है इनमें, सबसे बाहर 7s, उसके अंदर 6d, उसके अंदर 5f, इनके एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए बाहर जितने इलेक्ट्रॉन है सारे ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। सेक आउट, ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू 5f 6s एंड 7s, 6d एंड 7s लेवल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, इन तीनों लेवल का एनर्जी कैसा है, ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए सारे ही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में लग जाएंगे। द एक्टिनॉइड शोज इन जनरल +3 सबके पास कॉमन है, राइट। However, +3 and +4 आयन tend to hydrolyze, so +3 +4 स्टेट पानी के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेंगे, पानी के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसके देखते हैं जनरल ट्रेंड्स, ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड्स। तो सिल्वर इन अपीयरेंस बट डिस्प्ले वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ड्यू टू इरेगुलरिटी इन मेटालिक रेडियस। बिना बहुत पिछले 2-3 साल से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जेई नीट में, कुछ भी आ सकता है, राइट। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट सिल्वरी मेटल है, ओके, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर है उनके पास, क्योंकि मेटालिक रेडियस थोड़ी इरेगुलर है। तो एसेशन रीजन में भी आ सकता है कि एक्टिनॉइड्स हैव वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, सेकंड पॉइंट दे हैव इरेगुलरिटी इन मेटालिक रेडियस। तो एसेशन करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, और वही उसका सही रीजन भी है। तो जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट बुक में ये वर्ड लिखा है ड्यू टू, तो ड्यू टू वाले सारे एसेशन रीजन बनेंगे, ध्यान रखना। चलो, हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, पाउडर करोगे ना, सो पाउडर के फॉर्म में वो हाईली एक्टिव हो जाएंगे। चलो, विद बॉइलिंग वाटर दे गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। सो बॉइलिंग वाटर डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। कंबाइन विद मोस्ट नॉन मेटल्स टेक प्लेस एट मॉडरेट टेम्परेचर, तो सारे नॉन मेटल के साथ जुड़ जाएंगे वो, कंबाइन विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। दे अटैक्ड बाय HCl बट नॉट बाय नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग होता है, ये कॉमन पॉइंट है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग होता है, तो वो मेटल को ऑक्सीडाइज करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है सरफेस के ऊपर, समझे आप, ओके। चलो, सो they are attacked by HCl but not by nitric acid due to the formation of protective oxide layer। चलो, alkalis का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, बेस से उन पे असर नहीं होता है, किसके ऊपर, एक्टिनॉइड्स के ऊपर, बेस उसके ऊपर असर नहीं करता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेरी विथ नंबर ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन, ये कॉमन पॉइंट है। चलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्टिनॉइड्स आर लोअर देन दैट ऑफ अर्ली लैंथेनॉइड, ऑब्वियस सी बात है, एक्टिनॉइड नीचे आते हैं तो उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेगा। रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग ऑफ 7s इलेक्ट्रॉन बाय द 5f, ठीक है। चल आगे, ओके, खत्म हो रहा है बेटा ये सब कुछ, लास्ट स्लाइड है इसके बाद। नेम द मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 स्टेट। लैंथेनॉइड +4, सीरियम, क्योंकि सीरियम में 58 नंबर में बाहर क्या था बच्चा, S2F2, तो चारों इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है वो सीरियम, राइट। चलो, अब आ जाओ बच्चा, ऑल द एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर के एंड में दिया है सारे एप्लीकेशन। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाना बच्चा इन 2 स्लाइड में से, ठीक है। चलो, जल्दी खत्म हो गया लेक्चर, 44 मिनट्स में ही हो गया, अच्छा लगा। चलिए, एप्लीकेशन क्या है बच्चा, सबसे पहला स्टील, सबको पता है स्टील इज द मिक्सचर ऑफ आयरन, कार्बन एंड अदर एलॉइंग मेटल सच एज क्रोमियम, मैंगनीज एंड निकल, पूछा जाता है। स्टील का बेस क्या होता है, आयरन, और उसमें डाला जाता है कार्बन, और उसके साथ में कुछ और एलॉइंग मेटल डाले जाते हैं, जैसे कि क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल हो गया। आगे देखो, TiO, टाइटेनियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ पिगमेंट इंडस्ट्री।
मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज इन अ ड्राई बैटरी सेल्स, ये थर्ड चैप्टर में आपने देखा होगा, MnO2 प्लस ZnCl2 का पेस्ट यूज किया जाता है बैटरी के अंदर, सेल के अंदर, राइट। देन जिंक एंड निकल कैडमियम, जिंक देखा होगा आपने, डैनियल सेल का एनोड होता है। निकल कैडमियम बैटरी भी आपने पढ़ी होगी थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और दे आर यूज्ड इन बैटरी इंडस्ट्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब मैं इसको ना रेड पेन से मार्क करना चाहता हूं, इतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ग्रुप 11 कॉइनेज मेटल, मैं यहां पे अलग से लिखना चाहता हूं, ग्रुप नंबर 11, इसके सारे मेटल में से सिक्के बनते हैं, इनको कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। चलो कौन कौन से कॉइन किस में से बनते हैं, चलो दे आर कॉल्ड एज कॉइनेज मेटल। दो गोल्ड एंड सिल्वर आर रिस्ट्रिक्टेड टू कलेक्शन आइटम्स, बहुत महंगे आते हैं ना, एंड द कंटेम्पररी यूके कॉपर कॉइन्स, भाई यूके के जो कॉपर कॉइन होते हैं, यूके इंग्लैंड के कॉपर कॉइन होते हैं मिक्सचर ऑफ कॉपर कोटेड स्टील, और सिल्वर के जो यूके कॉइन्स होते हैं, यूके सिल्वर यूके कॉइन्स आर मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड निकल एलॉय। तो ग्रुप 11 क्या है बच्चा, कॉइनेज मेटल है, उसमें गोल्ड सिल्वर आता है, जिसके कॉइन इतने इजीली नहीं बनते हैं क्योंकि बहुत महंगा होता है गोल्ड सिल्वर, राइट। बट एक बात आपको ध्यान रखना है बच्चा कि यूके कॉपर में क्या होता है, कॉपर कोटेड स्टील होता है, वो स्टील के ऊपर कॉपर का पानी चढ़ाया होता है, ओके। एंड सिल्वर यूके कॉइन इज बेसिकली कॉपर निकल एलॉय। किसका एलॉय, कॉपर निकल एलॉय। कौन सा, सिल्वर यूके कॉइन, सिल्वर यूके कॉइन, कॉइन्स के अंदर बेस क्या रहना है, कॉपर रहने वाला है, राइट। और कॉपर के साथ किसका एलॉय किया जाता है, निकल का एलॉय किया जाता है, राइट। तो ये बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चलो फिर कैटालिस्ट, बेटा भर भर के कैटालिस्ट आते हैं डी ब्लॉक में से। तो वनेडियम पेंटॉक्साइड आपने डी ब्लॉक में भी देखा था, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, SO2 से क्या बनाएगा, SO3 बनाएगा। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लो इसको कहते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। पॉलीमर चैप्टर में था, ये पॉलीमर चैप्टर ही गायब कर दिया इन्होंने, ठीक है। एनीवेज चलो, तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 प्लस ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम, TiCl4 प्लस ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम, TiCl4 प्लस ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम, इसे कहते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट which is used to manufacture of polythene। पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने का कैटालिस्ट है कौन सा बच्चा, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। जिगलर का है खाली, बाकी जिगलर नाटा कैटालिस्ट कहते हैं इसको। इसका मिक्सचर है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 प्लस ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम, TiCl4 प्लस AlCH3 थ्राइस। चलो आयरन यूज होता है हैबर प्रोसेस में, सबको पता है, अमोनिया बनाने के लिए। निकल यूज होता है, सबको पता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट्स, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने का प्रोसेस 10th में भी आप पढ़े होंगे, निकल उसका कैटालिस्ट है। आगे आ जाओ, चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, पैलेडियम डाइक्लोराइड PDCl2 वैकर प्रोसेस, वैकर प्रोसेस का कैटालिस्ट है PDCl2। किसका, वैकर प्रोसेस का कैटालिस्ट है PDCl2, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली इथाइन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना सकते हो, इथेनॉल। इथाइन को एक ही स्टेप में ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया जा सकता है, इथेनॉल, CH3CHO। क्या प्रोसेस है ये, वैकर प्रोसेस, जिसका कैटालिस्ट है PDCl2। डाल लेना दिमाग में इसको, वैकर प्रोसेस PDCl2। चल आगे, निकल कॉम्प्लेक्सेस, निकल के कॉम्प्लेक्सेस यूज होते हैं फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन। तो बेंजीन के पॉलीमर बनाने के लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, निकल के कॉम्प्लेक्स। इसके कॉम्प्लेक्स, निकल के कॉम्प्लेक्स, और ये सबको पता है, 10th में आपने याद किया होगा, सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री, लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ AgBr, राइट। तो ले बच्चा, फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया आपके लिए D एंड F ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर। 4 सेशन लगे इसको कंप्लीट करने में। अब बच्चा आपकी बारी, अच्छे से चैप्टर को देखिए, नोट्स हो सके तो डाउनलोड कर लीजिए, पूरे साल आपको इसके सही नोट्स मिलने वाले हैं। साथ में प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, रेकमेंड करिए, ताकि हमें और इससे अच्छा कंटेंट डिलीवर करने का प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले। चलिए बच्चा लोग, मिलते हैं वापस अगले क्लास में, बात करेंगे NCERT एक्सरसाइज के बारे में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।